काजल बहुत समझदार और गुणवान लड़की थी। उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। वो अपने ससुराल के हर कामों में बिल्कुल निपुण थी। उसकी सास लता अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। समय बीतता है और अचानक से पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से उनका परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उसके पति का काम भी छूट जाता है। घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं, जिस कारण अपने परिवार को इस मुसीबत से निकालने के लिए वो एक तरकीब ढूंढकर निकालती है और अपने सास और पति से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इतना समय हो गया है और इन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो क्यों ना मैं भी नौकरी ढूंढ लूँ ताकि हमारी परेशानियाँ कम हो जाएं। आय हाय, आई बड़ी नौकरी करने वाली। मेरे बेटों को नहीं मिल रही नौकरी तो तुझे मिल जाएगी। अरे तू पढ़ी ही कितनी है, नौकरी करनी है ऐसी बहू को। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कुछ भी काम नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मैं भी कर सकती हूँ। तू घर से बाहर निकल के दिखा, बहू है बहू की तरह रह। मेरा बेटा भी कुछ ही दिनों में नौकरी ढूंढ लेगा और फिर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़कियां भी काम कर सकती है माँ। आप बाहर जाके देखिए कितनी लड़कियां काम करती है, तो काजल क्यों नहीं कर सकती माँ? माँ, हमारे घर में 2 पैसे आएंगे ना तो हमारा घर चलेगा, और आप तो जानती हो ना मैं छोटा मोटा काम नहीं कर सकता, और काजल करेगी तो हमारा घर चलेगा, वरना हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगी। माँ करने दो ना, मुझे काजल पे पूरा यकीन है कि वो सब कुछ अच्छे से करेगी। अच्छा ठीक है, तू कह रहा है तो जा देख ले कोई नौकरी, और हाँ सही से ढूंढ लियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, आप जैसा कहें। इस तरह वो अपने लिए कुछ ही दिनों में फूड डिलीवरी का काम ढूंढ लेती है, जहां उसे सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घर तक खाना पहुंचाना होगा। उसका पति उसके लिए बहुत खुश हो जाता है। वो अपना काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से वो रात को देर से आने लगती है। रोजाना देर से आने की वजह से उसकी सास उसे खूब सुनाती है। आय हाय, देखो आ गई अपना काम करके। अरे तू डिलीवरी का काम करती है या किसी प्रधानमंत्री का, जो महारानी की तरह इतनी देर से आ रही है? माफ करना माँ जी, वो आते समय किसी का डिलीवरी देना था तो देरी हो गई आने में थोड़ी। अरे ये तो रोज रोज सुन रही हूँ, कुछ नया बता। ना जाने कौन सा काम करती है, अपना मुंह काला तो नहीं करवाती है ना? माँ जी, थोड़ा तो भरोसा रखिए अपनी बहू पर। मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। आय हाय, भरोसा वो भी तुझ पर? अरे इतनी रात को आने के बाद तुझ पे भरोसा कौन करेगा? माँ जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए। एक साइकिल है जिसकी चैन कभी भी उतर जाती है। उसके बाद दूर खड़ा संयम सुन लेता है और उसकी परेशानी समझ उससे आकर कहता है, अच्छा तो एक काम करो, कल से ना तो मेरी बाइक ले जाना, आसानी होगी तुम्हें। लेकिन मुझे वो चलानी कहाँ आती है। आप भी कैसी बातें करते हैं कि बाइक ले जाना, ये ले जाना, वो ले जाना। अरे यार कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है। एक काम करूंगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, 2 दिन में सीख जाओगी तुम। बस तुम्हें ध्यान लगा के सीखना होगा। हाँ हाँ, तू चढ़ा ली इसे सर पे, देख लियो एक दिन तेरा मुंह काला करवा के भाग जाएगी किसी के साथ। मुझे इस पे तो रत्ती भर भरोसा नहीं होता है। माँ बहुत हो चुका आपका। आपने कभी सोचा है कि एक लौती है हमारे घर में जो खर्चा चलाती है घर का, वरना ना खाने पीने पे आफत हो जाता हमारा। थोड़ा जुबान संभाल के बात किया करो माँ। तुम चलो, मैं तुम्हें ना बाइक सिखाता हूँ। इस तरह वो उसे बाइक चलाना सिखा देता है और वो घर पर सही समय पर आने जाने लगी। ऐसी एक दिन नकुल नाम के एक व्यक्ति का ऑर्डर आता है और वो एक सस्ते से होटल में डिलीवरी के लिए कहता है। काजल वहाँ बिना सोचे समझे रात के समय में चली जाती है और वो दरवाजा नॉक करती है। सामने से वो दरवाजा खोलता है। हेलो सर, आपका खाना, आपका बिल हुआ 450। आप ऑनलाइन पे करेंगे या कैश? कैश दूंगा मैं आपको, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप आराम से बैठिए, शर्माइए मत। नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ, आप बस पैसे दे दीजिए, मुझे निकलना भी है। काजल उसे बार बार मना कर रही होती है, लेकिन वो नहीं सुनता और अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के रूम में खींच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस रेड मारने आ जाती है। उनके साथ साथ कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर रूम में घुस जाती है और उन्हें अतरंग अवस्था में देख लेते हैं। बचाइए मुझे सर, बचाइए, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं तो यहाँ नहीं सर, ये खुद यहाँ आई थी मेरे साथ और अब मुझ पे ना इल्जाम लगा रही है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ खाना डिलीवरी करने आई थी, लेकिन इसने मुझे जबरदस्ती खींच लिया और जबरदस्ती करने लगा मेरे साथ। ये कहानी अब बहुत पुरानी हो चुकी है, अब कुछ नई कहानियाँ बनाओ। हमें सब पता है क्या हो रहा है यहाँ।
अरेस्ट करो इन दोनों को और ले चलो थाने। उसके बार बार कहने के बावजूद भी वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और उसे बाहर ले जाते वक्त मीडिया वाले उसकी तस्वीर टीवी पर लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर उसके सास और पति के होश उड़ जाते हैं और उसका पति तुरंत भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे पुलिस सारी घटना बताती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी पत्नी को छुड़ाकर घर पर ले आता है, जहां पूरे मोहल्ले वाले उसे धिक्कारते हुए ताने मारते हैं। अरे ये कैसी औरत है, अपने पति को छोड़कर किसी और मर्द के पास गई थी ये। सही कह रही हो बहन जी, शर्म लिहाज तो इसने बेच दिया है। अरे देखो कितनी भोली बन के खड़ी हुई है। अरे कलमुही, नास पीटी, करम जली, इसी मोहल्ले में देखो मुंह काला करा के वापस आना था। निकल, अभी निकल हमारे मोहल्ले से। अरे और कितनी इज्जत उतारेगी हमारी, और तू इसे यहाँ लेकर आया है। मैं इसे घर में जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। निकल जा मेरे घर से। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, सच में मेरी बात का भरोसा कीजिए। भरोसा तो तुम पे था ना मुझे, हाँ, खुद से ज्यादा यकीन किया मैंने तुम पर। लेकिन जो पुलिस ने कहा है उसका क्या, बोलो ना, उसका क्या? मेरी माँ कहती रही, मेरी माँ मुझे मना करती रही कि बीबी को काम मत करने दे, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं समझ पाया और मैं तुम्हारी मदद करता रहा। ये सोचा कि मेरी पत्नी कामयाब होगी तो मुझे खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन तुमने तो जिंदगी भर का दुख दे दिया मुझे। आप तो मुझ पे भरोसा कीजिए माँ जी। निकलो, चलो निकलो मेरे घर से तुम। पुलिस वालों से तो मैंने तुम्हें आज़ाद करवा दिया, क्योंकि अगर तुम वहाँ रहती ना तो रोजाना हमारे घर की बेइज्जती होती, बदनामी होती हमारी। लेकिन अब और नहीं, तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से बहुत दूर, और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और पुलिस सारी जांच पड़ताल करके संयम के घर पहुंचती है। देखिए, हमने जांच पड़ताल कर ली है और हमें पता लगा है कि आपकी बीवी के साथ वो शख्स जबरदस्ती कर रहा था। इसमें काजल की कोई भी गलती नहीं है। उस आदमी ने खुद को बचाने के लिए इनका नाम लगा दिया। हमें बस उनका बयान चाहिए था इस मामले में। क्या ये बात आप मुझे आप बता रहे हो? कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? माँ, मैंने आपकी बातों में आकर क्या कर दिया? लेकिन नहीं, अभी भी समय नहीं है। जा रहा हूँ मैं अपनी पत्नी को वापस लाने। वो तुरंत ही उसे ढूंढने निकल जाता है। उसके मोहल्ले से दूर उसके पास में उसे एक झोपड़ी मिल जाती है। वो उसे तुरंत ही गले लगाकर अपनी गलती की माफी मांग लेता है। वो भी उसे माफ कर देती है। फिर उसे वो घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ उसकी सास भी अपनी गलती की माफी मांग लेती है और फिर से फूड डिलीवरी की कैप पहनाकर उसे खाना डिलीवर करने के लिए कहती है। सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं उस आदमी नुकुल को कोर्ट 10 साल की सजा सुनाकर सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। केशवपुर गांव की मनोरमा अपनी बेटी विभा और बेटे वरुण से बहुत प्यार करती थी। मनोरमा एक बहुत अच्छी माँ है। ऐसे ही एक दिन मनोरमा की पड़ोसन आती है। क्या बात है मनोरमा, आजकल अपने बच्चों की सेवा में खुद को बहुत व्यस्त रखने लगी है, या फिर कुछ और ही बात है जो हमसे छुपा रही है? अब क्या करूँ भानुमति, तू ही बता। मैं अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई सुंदर और सुशील लड़की मिलती ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? हमें बता दिया होता तो अब तक लड़कियों की पूरी फौज खड़ा कर देते तुम्हारे बेटे के लिए। वही बात है ना, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। बस अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बस मेरे लल्ला के लिए लड़की ढूंढ दे। अब मुझसे घर के काम नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्यों घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है। अरे अब इस उम्र में घुटनों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब तुम पूरे 65 साल की बुढ़िया हो चुकी हो, दर्द होना तो लाजमी है। अरे ऐसे कैसे बोल सकती हो बुढ़िया? और वैसे भी हम 65 साल के नहीं, हमारी उम्र तो 64 साल की ही है। ओहो, क्या बात है, खुद को अभी भी कमसिन कली समझती है क्या? होश में आ जा। अगर तेरे बेटी की शादी सही समय पर हो गई होती तो तू कब की दादी बन जाती। तो ज्यादा मत इतरा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रुक, कुछ ठंडा लेकर आती हूँ तेरे लिए। अरे खुद क्यों जा रही है? तेरी बेटी कहाँ है? बुला उसे, मंगवा उसी से। अगर अभी से काम नहीं करेगी तो ससुराल में जाकर क्या करेगी? अरे मेरी फूल जैसी बेटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ, इसलिए हम ही लेकर आते हैं। तुम बस बैठो। कितनी अच्छी है मनोरमा, अपनी बेटी से कितना प्यार करती है।
अगर इसके घर बहू आई तो सच कहती हूँ बहुत खुश और सुखी रहेगी इस घर में। मनोरमा की बात सुनकर भानुमति वरुण की शादी ऋचा नाम की लड़की से करवाती है। अब मनोरमा का देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बनी। ऐसे ही एक सुबह मनोरमा ऋचा से कहती है, क्यों रे महारानी, कहाँ मर रही है सुबह से? सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी तक महारानी के रसोई में पैर नहीं पड़े हैं। माँ जी, हम अभी आपके लिए चाय बनाकर लेकर आते हैं। वो क्या है ना, कल रात को वरुण जी देर रात घर लौटे थे, इसलिए आज उठने में देर हो गई। चुप कर करमचली, मेरे बेटे को दोष दे रही है। ऐसे क्या निहार रही है? जाकर चाय लेकर आ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। माँ जी, अगर आपके सर में इतना दर्द हो रहा था तो विभा से कह देती, वही आपके लिए चाय बना देती। आपका चाय भी पीना हो जाता और सर में दर्द भी नहीं होता। ऐसा क्यों? हमारी बेटी किसी राजकुमारी से कम है क्या, जो अब तेरे होते हुए भी वो रसोई में काम करे? माँ, हुआ क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मेरा बच्चा, उठ गई तू? आजा, बैठ हमारे पास और बता तेरी नींद पूरी हुई या नहीं। कहाँ माँ, आप इतना गुस्सा कर रही हो और चिल्ला चिल्ला कर डांट रही हो, इसीलिए हमारी नींद ही खुल गई। ओहो, आजा सो जा हमारी गोद में। और बहू, तू क्या हम दोनों को टुकुर टुकुर देख रही है? जल्दी जाकर चाय लेकर आ। और हाँ, विवाह के लिए दूध लेकर आइयो, मेरी बच्ची को भूख लगी होगी। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए, हमारे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और 3 दिन बाद हमारी सहेली की शादी है। हमें शादी के लिए कल ही निकलना है, इसीलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। ठीक है मेरी बच्ची, तू पैसे ले लेना। और हाँ, बहुत अच्छे से शादी में जाना, और हम चाहते हैं कि तुझे किसी चीज की कमी ना हो। देखो ना माँ, अभी तक भाभी ने ना चाय बनाई है और ना ही दूध मंगवाया है, तो आप ही बताओ हमको देर होगी या नहीं खरीदारी करने में। रुक, इसको तो हम अभी बताते हैं। क्यों रे, कहाँ गई कामचोर? चाय बना रही है या बिरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बनी? ऋचा की दिन की शुरुआत अपनी सास की डांट और ताने से होती है। ऋचा को ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन माँ बेटी दोनों बातें कर ही रही होती हैं। तभी वहाँ भानुमति आती है। मनोरमा, अरे ओ मनोरमा, कहाँ है? दिख नहीं रही है तू। यहाँ अपने कमरे में बैठी हूँ। आजा बैठ, बता कैसी है? हम तो बहुत ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। क्या बात है, दोनों माँ बेटी में बड़ा प्यार बढ़ रहा है। कभी अपनी बहू को भी इतना प्यार कर लिया कर, वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग गाने लग गई। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, बहू को हमेशा ससुराल की बंदिशों में बांध के रखना चाहिए। और हाँ, हमसे दोबारा ऐसी बात मत करना। चल ठीक है, हम तुमको ये बताने आए हैं कि विवाह के लिए एक बहुत ही अमीर घर का रिश्ता मिला है। कहो तो बात को आगे चलाऊं या रहने दूं? अरे कैसी बात कर रही है भानुमति? अगर लड़का और घर बहुत अच्छा मिला है तो हमारी विवाह के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी विवाह जैसी बहू पाकर उनकी तो किस्मत संवर जाएगी। अरे ओ, सपने से बाहर आजा। उनकी किस्मत पहले से ही संवरी हुई है। तेरी बेटी की किस्मत अच्छी है, इसीलिए उन्होंने पसंद कर लिया। हाँ ठीक है, अब तो बैठ, मुंह तो मीठा करके ही जाएगी। ओ कामचोर, कहाँ गई? जल्दी मिठाई लेकर आ। हमारी लाडो का रिश्ता तय हो गया है, वो भी बहुत बड़े घर में। हाय, मेरी लाडो को किसी की नजर ना लगे। बस इतनी भी नजर मत उतार, नजर को भी शर्म आ जाएगी। ले, बहू भी आ गई, इसे भी दे दे खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ जी? तेरी सास नहीं बोलेगी, हम ही बताते हैं। तुम्हारी प्यारी ननद का बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दे। अरे वाह ननद जी, बहुत बहुत बधाई हो। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। बहुत अच्छी किस्मत है उनकी, जिनके घर आप बहू बनकर जा रही हो। बस अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी तो तेरे गले का कांटा है और अब तो निकल ही जाएगी। तू तो खुशी ही होगी ना, तू तो बहुत जलती है मेरी बेटी से। ऋचा मनोरमा की ताने भरी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब विभा की भी शादी हो जाती है। तभी मनोरमा विभा की सास से कहती है, बहन जी, हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। आपसे एक ही विनती है
कि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना होने दे। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये हमारे घर की इज्जत है, आपकी होगी बेटी, हमारी तो बहू है बहू। बेटी, अपनी माँ को भूल मत जाना। वैसे भी 2-3 दिन बाद तुम्हारी पगफेरों की रस्म है, जितनी जल्दी हो सके चली आना। अरे हुआ या नहीं माँ बेटी का भरत मिलाप, हमें भी देरी हो रही है बहन जी। अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो शादी ही क्यों करवाई, रखती ना अपनी बेटी को अपने ही घर। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? ये तो हमारे घर की शान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसे अचानक से जुदा हो रही है ना, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं हम, हमें भी इजाजत दे दीजिए अब। विभा भी अब अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मनोरमा अपनी बेटी का इंतजार करती है, लेकिन विभा अपने मायके नहीं आती और मनोरमा विभा को कॉल करती है। विभा बेटी, तू घर क्यों नहीं आई? समधन जी, हम रमोना बोल रहे हैं, और रही विभा की बात तो अभी वो मायके नहीं आ सकती, हमारे घर के भी कुछ नियम कानून है जी। लेकिन समधन जी, आज तो पगफेरा था, उसे तो भेजना चाहिए था ना आपको। शायद आप भूल रही हो कि अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू है, और घर की बहू को रीति रिवाज की बंदिशों में बांध कर रखना चाहिए। दोबारा भूल कर भी यहाँ कॉल मत कर देना, समझे आप? अरे ये कैसी बात कर रही हो समधन जी, आप ऐसा मत कहिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? और विभा की सास ने क्या कहा? वो भेज रही हैं उन्हें यहाँ की नहीं? उसकी सास कह रही थी कि विभा अब उनकी बहू है, हमारा कोई हक नहीं है उस पर। रीचा बहू, हमने भी तुम्हें मायके नहीं जाने दिया है, हमने भी तुम पे बहुत जुल्म किया है, शायद इसी की हमें सजा मिल रही है। माँ जी, आपको हमारा दर्द समझ आया, हमारे लिए यही बहुत है। अब आपको भी समझ जाना चाहिए, अगर बहू बेटी नहीं बन सकती तो इसका कारण भी सास है, जो कभी माँ बनने की कोशिश ही नहीं करती। आखिरकार मनोरमा को भी एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना गलत बात है। बेटी तो शादी होकर चली जाती है, उसके बाद बहू ही है जो उनका घर परिवार संभालती है। संग्रामपुर नामक गांव में नारायण दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसे खेती करने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन नारायण दास अपनी बीवी सुनीता से अपने बेटे की शादी के बारे में बात करता है और कहता है, भाग्यवान, कब तक मैं इसी तरह खेती करता रहूंगा? बताओ मुझे, अब तो तुम्हारा लाल भी बड़ा हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर देते हैं, क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शादी के बाद आपकी मदद बेटा खेत में जाकर कर दिया करेगा, तो वहीं बहू मेरी मदद घर के काम में कर देगी। मुझसे भी अब घर के काम होते नहीं है ना जी। ठीक है, फिर मैं भी कहीं बात चलाता हूँ कि इस नालायक के लिए अगर कोई किस्मत वाली लड़की मिल जाए, और अगर हमारी बहू की किस्मत अच्छी हुई तो हम दोनों बूढ़ों का भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन बहू हमें अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, कब हमें बीच मझधार में छोड़कर चल बैठे। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा है, हम दोनों की मजबूरियों को वो जरूर समझेगा। अपने बेटे पर इतना तो भरोसा रखिए। मैं अभी रीमा जी से बात करती हूँ, अगर उनकी नजर में कोई अच्छी लड़की होगी तो वो जरूर बताएंगी, और हम उसे अपनी बहू बना कर ले आएंगे। ठीक है, तुम बात करो, मैं भी देखता हूँ कि कहीं कोई गुणी बेटी हमारे सत्तू की किस्मत में आए और भाग्य बदल दे। चलो, अब सब कुछ ऊपर वालों के भरोसे है। नारायण दास और सुनीता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन किरण आती है। अरे किरण जी, आइए आइए बैठिए। आज आप अचानक से हमारे घर पर आ गई, क्या बात है? कोई जरूरी काम था क्या? अरे अगर कोई जरूरी काम होता तो मुझे बुलवा लेती, मैं आ जाती आपके घर पर। अरे नहीं सुनीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपके साथ बैठकर 2 बातें करने आई हूँ। सोचा अकेले कितना ही बैठ जाऊँ, जरा आपके घर का चक्कर लगा लूँ, ऐसा सोचकर आ गई मैं। वैसे मेरे आने से आप दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कैसी बात कर रही हो आप?
आपके आने से हमें कोई परेशानी क्यों होगी भला? और बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है आप अपने सत्तू के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। अगर बुरा लगे तो मुझे बता देना। अरे हाँ हाँ, बोलिए ना। और मैं किसी की बात का भला बुरा क्यों मानूंगी? वैसे भी बुरा मानने वाली जैसी कोई बात थोड़ी ना होगी। आप निश्चिंत होकर बोलिए, मैं आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। मेरे भाई की एक बेटी है। क्या आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे भाई की बेटी आराधना से करना चाहेंगे? अगर आपको इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो तो बता देना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनीता और नारायण दास किरण जी की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे और अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। गुजरते वक्त के साथ सुनीता के बेटे की शादी भी हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन सुनीता की बहू अपनी सास और ससुर से कहती है, अच्छे मोल भाव करता है वो, क्योंकि उसको बाजार के सारे चीजों का दाम पता है। लेकिन आपको तो उस पर भरोसा ही नहीं है। अरे जब आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए आप। भाग्यवान, बस करो अपने बेटे की तारीफें करना और एक बार जरा अपनी बहू की तरफ भी देख लो। घर का काम करने के बाद खेत में भी काम करेगी बोल रही है। अरे तो आपका क्या फैसला है, बहू खेत में काम करेगी या नहीं, ये भी बता दीजिए, ताकि बेचारी आपके यहाँ के इंतजार में ना रहे। उम्मीद लगा कर बैठी हुई है बहू। नहीं, मेरे रहते हुए बहू खेत में काम नहीं करेगी। बहू, तुम घर संभालो और अपने पति के दिमाग में कुछ अच्छी बातें डालो, ताकि उस नालायक के दिमाग में भी कुछ अकल आ जाए। नारायण दास अपनी बात को खत्म करते ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अपने ससुर को गुस्से में जाता देख आराधना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे खेत में काम करना है, आप पापा जी को मनाइए ना। मैं चाहती हूँ कि मैं और पिताजी खेत में काम करें। आपके बेटे बाजार में जाकर सब्जियाँ बेचे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहू, तेरे ससुर जी को कौन समझाए? मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है, बारिश का भी कुछ पता नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं पापा जी की मदद करती हूँ। अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जिससे हमारी ये गरीबी दोबारा कभी नहीं आएगी। खेती करके भला कौन सा किसान खुश रहा है? कभी देखा है किसानों को खुशियाँ मनाते हुए? हर साल सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे किसान अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता की बात सुनकर आराधना गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि सुनीता की कही बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच थी। इसीलिए आराधना कुछ अलग करने का सोचती है, लेकिन खेती में ही। बहुत सोचने के बाद आराधना अपनी सास से बात करने का सोचती है। अगली सुबह आराधना अपने ससुर के खेत जाते ही अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खेती को लेकर। अगर मुझे कुछ जगह मिल जाए जिस पे मैं खेती कर सकूं, तो शायद हमारे जैसे किसानों को कभी आत्महत्या न करनी पड़े। अरे ऐसा क्यों सोच रही है? कहीं पगला वगला तो नहीं गई है? या सच में तेरे सर पर खेती का भूत चढ़ गया है? देख बहू, तू कुछ भी कर, लेकिन अपने सपने उतने ही देख जितना तू उन्हें पूरा कर सके। जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीने में तेरी भलाई है। माँ जी, मुझ पर यकीन रखिए, और मदद के लिए आपका बेटा भी तो है। बस कुछ समय हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम भी खुश रहा करेंगे। ऐसा क्या करने वाली है तू? अरे मुझे भी बता, मैं भी तेरी कुछ मदद कर दिया करूंगी। आखिर मैं तेरी सास जो हूँ। माँ जी, मैं कीवी की खेती करना चाहती हूँ, जिससे हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या करें। धीरे धीरे हम इस खेती को बढ़ा भी सकते हैं।
और दूसरे लोगों तक ये तरकीब पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन बहू, तूने कभी ऐसी फसल उगाई है जिसका तू जिक्र कर रही है? देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन तेरी हिम्मत देखकर तुझ पर भरोसा बहुत कर रही हूँ। तू कुछ भी कर सकती है तो मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरे भरोसे को तोड़ियो मत। आराधना अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए अपने घर के आंगन में ही कीवी की खेती करने का फैसला करती है। अगले दिन खेती के लिए सभी चीजें लेकर आती है, जैसे खाद, कीटनाशक की दवाइयाँ, पौधे इत्यादि। आराधना छोटे छोटे कीवी के पौधे लगाती है और घर पर रहकर देखभाल करती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पौधे बेल बन गए और अब उसमें कीवी भी उगने लगी। बेल पर कीवी देखकर सुनीता खुश होकर अपनी बहू से कहती है, बहू बहू बहू, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर चल और देख, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरी कीवी के फल उगे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाहर चल और देख, तेरा सपना सच हो गया है बहू। हाँ माँ जी, ये हकीकत है। हमारी मेहनत सफल हुई। अब हम इस कीवी को पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर जाकर बाजार में बेचेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे आंगन में कीवी उगी है। मैं ये खुशखबरी तेरे ससुर जी को जरूर दूंगी। वो इस खुशखबरी को सुनेंगे ना, तो वो भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे और तुझ पर बहुत गर्व होगा मेरी बहू ने। माँ जी, अगर आपका साथ ना होता तो शायद मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाती। अब पापा जी को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की है हमारी इस कीवी के खेत में। देख, तेरे ससुर जी भी आ रहे हैं। उनको मैं अब बताऊंगी कि तेरा लिया हुआ फैसला गलत नहीं था बहू। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू में, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वाह, क्या बात है बहू, कीवी लग गए हैं। सच में बहू, तूने जो कहा वो करके दिखाया। तेरे जैसी बहू को पाकर मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया है। पिताजी, अब आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है, जब खेत पूरा खाली होने लगे, बरसात हमारी फसल खराब कर देती है तो कितना दुख होता है, लेकिन हम कीवी की खेती भी कर सकते हैं। देख लिया मेरी बहू की कीवी की खेती। आप बताइए, मेरी बहू की कहीं गलती थी क्या? अब तो आप भी बहू के साथ कीवी की खेती करना शुरू कर देंगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम दोनों खेती करा करेंगे और सत्तू बाजार जाकर कीवी का व्यापार करेगा।